नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं समझिए.com। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश के 35 साल के बाद अब वहां पर प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है। 12 फरवरी को बांग्लादेश में संसदीय चुनाव होने जा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़ने और खालिदा जिया के निधन के बाद यह पहला चुनाव है। 1991 से लेकर 2024 तक बांग्लादेश की राजनीति में खालिदा जिया और शेख हसीना, इन दो नेताओं का ही दबदबा रहा है। लेकिन शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के लिए दुर्भाग्य की बात है कि इस चुनाव में उसके हिस्सा लेने पर प्रतिबंध है, बैन लगा दिया गया है। 2024 में छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के लिए बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने हसीना की पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। इसका मतलब इस बार चुनाव बीएनपी और जमात इस्लामी के बीच सीधी टक्कर का है। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बांग्लादेश पाकिस्तान बनने जा रहा है? क्या बांग्लादेश में अब शरिया कानून के मुताबिक ही सरकार चलेगी? आज समझिए.com में आपको एक एक करके हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश करेंगे कि बांग्लादेश क्यों भारत के लिए पाकिस्तान बन जाएगा। तो तमाम सारी बातों के बीच अब हम चर्चा बांग्लादेश की करने जा रहे हैं, विस्तार से आपको समझाने जा रहे हैं, क्योंकि यहां पर बहुत खास संकेत दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान की तस्वीर, पाकिस्तान की निगाहें अब बांग्लादेश पर जमी हुई है, क्योंकि वो अपने ही जैसा बांग्लादेश को बनाने जा रहा है। अब जो खास बात है उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि बांग्लादेश में 2 दिन बाद, पहले तो यह लग रहा था कि बांग्लादेश में चुनाव ही नहीं होने जा रहे, लेकिन अब बांग्लादेश में 2 दिन बाद आम चुनाव होने जा रहे हैं। लेकिन हालात कितने संवेदनशील है, ये वहां हो रही घटनाएं बता रही हैं। जमात इस्लामी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के समर्थकों की हिंसक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। पटुआखाली की चर्चा हम कर लेते हैं। पटुआखाली जिले में चुनाव प्रचार के दौरान जमात इस्लामी और बांग्लादेश बीएनपी समर्थकों के बीच जमकर हिंसक झड़प हुई, जिसमें करीब 50 लोग घायल हो गए, जिनमें दोनों दलों के स्थानीय नेता भी शामिल थे। ये हिंसक घटना कल रविवार को पटुआखाली संसदीय क्षेत्र में हुई है। बफोल जिसे कहते हैं, उप जिले का चंद्रदीपी यूनियन में हुई है। चश्मदीदों के मुताबिक, जो वहां जिन लोगों ने इस घटना को देखा, वो ये बता रहे हैं कि जमात उम्मीदवार शफीकुल इस्लाम मसूद के समर्थन में सुबह करीब 10 बजे एक चुनावी जुलूस निकाला गया था और इसी जुलूस पर दोपहर को भंडारी बाजार के इलाके में हमला किया गया, हिंसक हमला किया गया। उसके बाद यह घटना घटी। अब मैं क्यों कहने जा रहा हूं कि बांग्लादेश पाकिस्तान बनने जा रहा है, इसको समझिए। यानी कि अभी आपको एक खतरा था, अब एक दूसरा पड़ोसी खतरे के तौर पर बनने जा रहा है, जो कल आपका दोस्त था। कई दशकों तक आवामी लीग और बीएनपी का दबदबा रहा। यूनिस सरकार ने आवामी लीग पर बैन लगा दिया जब से ये सत्ता में आए, जब से इनके हाथ में सरकार की कमान दी गई। अब बांग्लादेश चुनाव आयोग ने पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया है कि आप चुनाव ही कोई नहीं लड़ सकते। तारिक रहमान की अगुवाई वाली जो बीएनपी पार्टी है, वो अब सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के जो बेटे हैं, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है, उनके बेटे हैं तारिक रहमान, जो लंदन में रहते थे और लंदन से वो वापस आ गए हैं। वो आवामी लीग की जगह जमात इस्लामी ने ले ली है, क्योंकि अब सीधे बीएनपी और जमात इस्लामी की टक्कर होने वाली है। आवामी लीग मैदान में नहीं है, उस पर बैन लगा दिया गया है, क्योंकि जो सबसे बड़ी बात है कि उस पार्टी की जो सबसे बड़ी नेता हैं वो भारत में है और भारत ने उनको शरण दे रखी है। और इसी बात का आरोप लगा रही है मोहम्मद यूनिस की सरकार के, उन पर कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। भारत ने उन्हें अपने पनाह दे रखी है, जो कि पूरी तरह गलत है। बांग्लादेशी कानून के हिसाब से उनको गंभीर सजा का प्रावधान हो चुका है, इसलिए वहां पर उन्हें चुनाव से अलग कर दिया गया है।
उनकी पार्टी पर जो चुनाव लड़ने की बात है उस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। शेख हसीना अब लंबे समय से जो चुनावी राजनीति वहां पर हो रही थी उस चुनावी राजनीति से बाहर रखी गई। जमात इस्लामी मौजूदा हालात में जमात इस्लामी और बीएनपी के बीच सीधा मुकाबला होने जा रहा है। मोहम्मद यूनिस की जो अंतरिम सरकार है वो अंतरिम सरकार को जमात का पूरा समर्थन मिला हुआ है, या यूं कहें कि मोहम्मद यूनिस और जमात दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। अब जमात की जीत जो है वो बांग्लादेश में कट्टरपंथ को बढ़ावा देगी, या यूं कहें कि सरकार वहां कट्टरपंथ के भरोसे चलेगी और कट्टरपंथी गतिविधियां वहां पर लगातार बढ़ती चली जाएंगी। यानी क्या होगा, अल्पसंख्यकों पर खतरा होगा, अल्पसंख्यक हिंदू जो है वो खतरे में आ जाएंगे, उन पर हमले की घटना होगी, लूटमाट की घटना होगी, उनके साथ मॉब लिंचिंग जैसी घटना होगी जो हाल के दिनों में लगातार देखी जा रही है। करीब 500 ऐसे हमले, 500 हमले वहां पर अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर किए गए हैं और 66 लोगों की मौत अभी तक वहां पर हो चुकी है। अब बांग्लादेश के पाकिस्तान बनने के जो पीछे की स्थिति है वो समझने वाली बात है, उसे गौर से समझिए। जमात इस्लामी है, कौन है ये जमात इस्लामी, इसको समझिए, क्योंकि आप जान लेंगे तो ये भी समझना आसान हो जाएगा कि बांग्लादेश में, बांग्लादेश के जो कट्टरपंथी देश हैं उसके बनने की आशंका क्यों जताई जा रही है, क्यों माना जा रहा है, क्योंकि तमाम सारी परिस्थितियां हैं वो निर्मित होती जा रही है। असल में इस्लामी कट्टरपंथी विचारधारा की जो पार्टी है जिसे जमात इस्लामी कहा जाता है, जमात इस्लामी का जो इतिहास है वो खून से रंगा हुआ है। जमात ने रज़ाकारा सेना का गठन किया था। आपको याद दिला दूं, 1971 में जमात ने पाकिस्तान का साथ दिया था जब भारत ने पूर्वी पाकिस्तान के लिए युद्ध लड़ा और पाकिस्तान को घुटनों पर लाया गया। उस वक्त जमात इस्लामी ने 1971 में पाकिस्तान का साथ दिया। मुक्ति वाहिनी के खिलाफ थे रज़ाकार, और रज़ाकार ने मुक्ति वाहिनी के खिलाफ एक तरह से लड़ाई लड़ी। बांग्लादेश को इस्लामिक रिपब्लिक बनाना उसका एकमात्र उद्देश्य है, शरिया कानून लागू करना उसका एकमात्र उद्देश्य है। जमात इस्लामी, जमात का सत्ता में आना मतलब कि पाकिस्तान की आईएसआई से नजदीकी उसकी लगातार बनी हुई है। बांग्लादेश की जो खुफिया एजेंसी है जिसे डीजीएफआई, आईएसआई में पुराने रिश्तों की बहाली वहां पर लगातार हो रही है। बांग्लादेश में जमात के सत्ता के आने के मतलब सीधा है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों जिसे कि 7 सिस्टर्स कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं, वहां पर उग्रवाद लगातार बढ़ता आपको दिखाई देगा अगर जमात की सरकार बांग्लादेश में आ जाती है। मोहम्मद यूनिस के सत्ता में आने के बाद जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है वो और ज्यादा गहरा जाएगा। हिंदुओं पर जो अत्याचार की आशंका है वो और ज्यादा बढ़ जाएंगी। और सबसे बड़ी बात कि शेख हसीना और उसकी आवामी लीग जब तक थी तब तक फिर भी गुंजाइश थी, भारत के साथ अच्छे रिश्ते थे। शेख हसीना के जो पिता थे मुजीबुर रहमान, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ी, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ी, कट्टरपंथ के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अब मुजीबुर रहमान भी उसके शिकार हुए और शेख हसीना भी जमात का शिकार हो चुकी हैं। और मोहम्मद यूनिस उनके खिलाफ है। कहने को नोबेल पुरस्कार है लेकिन वो कट्टरपंथी हैं। लगातार वहां पर जो हिंसा होती जा रही है उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद यूनिस है। अब 1971 को सोचिए, 1971 से लेकर 1971 को लेकर बांग्लादेश के जो हिंदुओं की जनसंख्या है उसमें भारी गिरावट आई है। 1971 में जहां बांग्लादेश में 18% हिंदुओं की आबादी थी, आज वो गिरकर 8% से नीचे चली गई है। ऐसा क्यों हुआ? पाकिस्तान में वही हो रहा है, बांग्लादेश में वही हो रहा है। चुनाव से पहले बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला महज इत्तेफाक भर नहीं है, इसके पीछे जमात की सोची समझी रणनीति है। उस रणनीति का हिस्सा है इस्लामी छात्र शिविर, जमात इस्लामी की स्टूडेंट विंग, छात्र शाखा जैसा अमूमन हमारे देश में सभी बड़ी राजनीतिक दलों की छात्र इकाइयां हैं। जमात इस्लामी की छात्र इकाई और उसकी जो शाखा है वो इस्लामी छात्र शिविर पर अक्सर अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के आरोप लगते रहे। आंकड़े बताते हैं कि अगस्त 2024 के बाद से 2000 से अधिक सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं दर्ज की गई हैं। इनमें सबसे ज्यादा हमले हिंदुओं को टारगेट करके किए गए हैं।
यही भारत के लिए चिंता की बात है। अगर बांग्लादेश की सत्ता पर जमात इस्लामी काबिज होती है तो बांग्लादेश पूरी तरह से पाकिस्तान की तरह कट्टरपंथी देश बन जाएगा। फिर वहां हिंदुओं पर और ज्यादा अत्याचार होंगे और असर क्या होगा? असर यह होगा कि भारत के जो सीमावर्ती राज्य हैं, चाहे वो बांग्लादेश से लगी हुई सीमा हो या फिर नॉर्थ ईस्ट जिसमें कि बंगाल है, असम है, इन राज्यों में जो हिंदुओं का पलायन है वो और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, जिससे सुरक्षा की चुनौतियां बढ़ती जाएंगी। अभी बांग्लादेश से आए हुए लोगों को लेकर भारत में पहले से ही गंभीर चिंताएं हैं, माथे पर लकीरें हैं, अब वो और ज़्यादा गहराती हुई आपको दिखाई देंगी। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस की जो अंतरिम सरकार है, वो अंतरिम सरकार को जमात इस्लामी का पूरी तरह से समर्थन है। न सिर्फ समर्थन है बल्कि यूनिस सरकार पर जमात की कट्टरपंथी विचारधारा भी पूरी तरह से हावी है। बांग्लादेश में यूनिस राज में हिंदुओं के खिलाफ जो हालात बने हैं उससे ये तो साफ हो जाता है कि यूनिस की सोच भारत के साथ संबंधों को बेहतर करने की तो बिल्कुल भी नहीं है, कतई नहीं है। हां, बिगाड़ने की जरूर नहीं। फिलहाल आम चुनाव को लेकर बांग्लादेश की जो मौजूदा स्थिति है उसमें वहां 3 कंडीशंस हैं, 3 शर्तें हैं जिसके आसार माने जा रहे हैं। अब उन 3 शर्तों को मैं आपको बता देता हूं वो क्या हो सकता है। बीएनपी की जीत अगर होती है तो आप ये मान के चलिए कि गठबंधन की सरकार हो जाएगी, यानी जमात इस्लामी सत्ता में पहुंच जाएगी, उसी की सरकार होगी। अगर इस चुनाव में बीएनपी पार्टी जीतती है या फिर मजबूत सरकार बनाती है तो भारत बांग्लादेश रिश्तों में और ज्यादा दूरी बढ़ जाएगी, क्योंकि बीएनपी भी भारत की सरकार के साथ या भारत को लेकर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि सीमा सुरक्षा और आपसी भरोसे पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी खालिद जिया की पार्टी रही है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन के बाद उनके बेटे तारिक रहमान, जो कि भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर लगे थे और वो लंदन चले गए थे, बाकायदा उन्होंने लिखकर जिक्र किया था कि वो कभी वापस नहीं आएंगे, लेकिन वो वापस आ गए। अब अगर वो वापस आए तो किसकी सहमति से वापस आए? क्या इसमें अमेरिका का हाथ? क्या मोहम्मद यूनिस की हरी झंडी है? क्योंकि एक तरफ तो शेख हसीना को भ्रष्टाचार के मामले में वो टारगेट पर लिए हुए, वहीं रहमान को उन्होंने हल्का हाथ रख दिया है कि आप आओ, भले ही आप लिख कर दे गए हो, आपके ऊपर गंभीर अपराध के आरोप लगे हों, लेकिन आप आइए चुनाव लड़िए, क्योंकि सामने कोई तो होना चाहिए। ये आरोप ना लगे कि लोकतांत्रिक तरीके से आपने चुनाव नहीं करवाया। तो रहमान साहब आ गए। अब रहमान की पार्टी जो है उसके रहमान कार्यकारी अध्यक्ष हैं। खालिदा जिया 1991, 1996 और 2001 3 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही। खालिदा जिया के कार्यकाल में भारत और बांग्लादेश के रिश्ते कोई बहुत अच्छे नहीं रहे। खालिदा ने चीन और पाकिस्तान को भारत से ज्यादा महत्व दिया। 1992 की भारत बांग्लादेश मैत्री है, जो मैत्री संधि है, संधि को गुलामी की संधि किसी और नहीं बल्कि खालिदा जिया ने करार दिया था। 1996 की गंगा जल जो साझा संधि है उसको भी गुलामी का समझौता करार दिया था। चटगांव हिल ट्रैक शांति समझौते के खिलाफ भी खालिदा जिया रही हैं। तो सोचिए कि ऐसे में अगर बीएनपी सत्ता में आती है तो उसका झुकाव पाकिस्तान और चाइना की तरफ ही होगा और पाकिस्तान को रिश्ते सुधारने का मौका मिल जाएगा। चीन भी निवेश और बड़े प्रोजेक्ट के जरिए बांग्लादेश में अपनी मजबूत पकड़ बना रहा है, उसके लिए और ज्यादा आसान हो जाएगा। दूसरी जो स्थिति है वो क्या है? गठबंधन की सरकार। अगर गठबंधन की सरकार हो तो क्या होगा? ऐसे हालत में क्या स्थिति होगी? हालत और ज्यादा स्थिर हो जाएंगे, जिससे भारत की स्थिति और ज्यादा कमजोर हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान चीन की भूमिका मजबूत हो जाएगी। तीसरी स्थिति क्या है? तीसरी जो स्थिति है वो ये है कि जमात इस्लामी के सत्ता में आने पर भारत की चिंता सबसे ज्यादा बढ़ने वाली है। सुरक्षा और कट्टरपंथ को लेकर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जबकि पाकिस्तान को वैचारिक और राजनीतिक फायदा मिल जाएगा, क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि फिर पाकिस्तान की कट्टरपंथी सरकार और बांग्लादेश की कट्टरपंथी सरकार करीब करीब एक जैसी आपको दिखाई देगी।
क्योंकि यहाँ पर भी पाकिस्तान के जो सेना अध्यक्ष हैं वो उनको मुल्ला मुनीर कहा जाता है, क्योंकि वो मदरसे में पढ़े हुए हैं, कट्टरपंथ उनका चेहरा है। वही स्थिति बांग्लादेश में नजर आ जाएगी, यानी कि आपके भारत के दोनों तरफ, वो भी कौन सा, सबसे ज्यादा संवेदनशील हिस्सा जिसे चिकन नेक कहा जाता है, जो कि भारत और नॉर्थ ईस्ट को जोड़ता एक पतला सा गलियारा है, जिस पर चाइना के भी नजर है, जिस पर पाकिस्तान की भी नजर है, और उसमें शामिल बांग्लादेश भी हो जाएगा। अब बांग्लादेश में हसीना, जो शेख हसीना है, शेख हसीना की 15 सालों तक सरकार रही है। इन 15 सालों में बांग्लादेश और भारत के रिश्ते बहुत मजबूत रहे, दोनों बहुत करीब आए। भारत बांग्लादेश का एक अहम रणनीतिक और व्यापारिक साझेदार भी रहा है। लेकिन हसीना के भारत आने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया और एक दूसरे के निर्यात पर भी पाबंदियां लग गई हैं। दोनों के बीच अब कोई निर्यात नहीं हो रहा है। बांग्लादेश में भारत, बांग्लादेश की जो स्थिति है, उस बांग्लादेश में छात्र आंदोलन लगातार भड़क रहा है। शेख हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी इस आंदोलन के कारण, उन्हें भारत आना पड़ा इस आंदोलन के कारण, जिसमें दोनों देशों के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। अब बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हमले हुए, मंदिर जो तोड़े गए, हिंसा की घटनाएं जो बढ़ी हैं, बांग्लादेशी सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ लगातार नफरती सोच फैल रही है। ग्रेटर बांग्लादेश के नक्शे और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर भड़काऊ बातें की जा रही हैं। मोहम्मद यूनुस ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लैंडलॉक बता दिया है, लैंडलॉक बताकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ और बीजीबी के बीच भी तनाव बढ़ गया है, जैसा कि भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच बढ़ा हुआ है। बीएसएफ बीजीबी के बीच तस्करी और बाढ़ को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की गोली मारकर हत्या जो हुई थी, बांग्लादेश में हिंसा फैली और भारत के खिलाफ माहौल बना, क्योंकि यह आरोप लगाया गया कि हादी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि भारत ने करवाई। अब तमाम सारी परिस्थितियों के बीच मोहम्मद यूनुस सरकार ने इधर भारत से तनाव को बढ़ावा दिया, भारत के खिलाफ अपने देश में माहौल तैयार किया, और दूसरी तरफ पाकिस्तान से अपने संबंधों को बेहतर करने में लगी। अब दोनों देशों के बड़े नेता और अधिकारियों ने जो आपस में सीधे बातचीत शुरू की, नतीजा के दोनों देशों में पुराने तनाव धीरे धीरे कम होने लगे थे। माफ कीजिए, 2025 में कराची चटगांव के बीच जो कार्गो जहाज फिर से चलने लगे थे, शुरू हो गए थे, दोनों देशों में समुद्री व्यापार बहुत आसान हो गया था। 2026 की शुरुआत में ढाका कराची के बीच सालों तक सीधी फ्लाइट शुरू हो गई थी। दोनों देशों ने वीजा के नियम और आसान कर दिए थे। अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में दोनों देश कई मुद्दों पर एक दूसरे के साथ खड़े दिखाई दिए थे। सार्क जैसे क्षेत्रीय संगठनों को दोबारा सक्रिय करने की कोशिश हुई थी। दोनों देशों ने मिलकर काम करने की इच्छा भी जता दी थी। अब बांग्लादेश ने एक ओर पाकिस्तान से रिश्तों को बेहतर किया, तो दूसरी ओर चीन के साथ भी वो लगातार करीबी बढ़ाता गया। 2025 की बात करें तो 2025 में बांग्लादेश के नेताओं और चीन के राष्ट्रपति की मुलाकात हुई। मुलाकात में रिश्तों को और आगे बढ़ाते हुए खुलकर बात हुई। दोनों देशों ने व्यापार बढ़ाने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, निवेश को लेकर समझौता किया। चीन ने बांग्लादेश के सामान पर टैक्स नहीं लगाने की सुविधा जारी रखी। रक्षा मामलों में भी बात करें तो देश में करीब करीब ड्रोन और दूसरी सैन्य तकनीक से जुड़े समझौते कर लिए। जलवायु, खेती, तकनीकी और डिजिटल विकास जैसे मुद्दों पर दोनों के बीच सहमति बन रही है। चीन और बांग्लादेश ने मिलकर काम करने की भी इच्छा जता दी। और अभी हाल ही में आपको याद होगा कि एक बड़ा सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो कि भारत को 800 एकड़ का दिया था बांग्लादेश में, उसे बांग्लादेश ने कैंसिल कर दिया है और वो भी चीन को दे दिया है, जहां पर ड्रोन्स बनाए जाएंगे। और 20 फाइटर जेट की डील भी चाइना के साथ कर ली और एक बड़ी रियायत भुगतान के लिए कर दी गई। बांग्लादेश चुनाव में साउथ एशिया के लिए भी बेहद अहम माना जा रहा है। बांग्लादेश चुनाव के नतीजे से साउथ एशिया में पावर बैलेंस बदल सकता है। साउथ एशिया के पावर बैलेंस के लिए बांग्लादेश इसके लिए जरूरी है, क्योंकि वो देश भूगोल, राजनीतिक और अर्थव्यवस्था के साथ साथ रणनीतिक हितों यानी कि चारों मोर्चों पर एक बड़ा असर डालता है। मैं आपको पहले एक मैप दिखा रहा हूं जो कि
टीवी स्क्रीन पर चल रहा है। मैं इसको अगर बड़ी स्क्रीन पर दिखाऊं, मैं अपने साथी से कहूंगा कि बड़ी स्क्रीन पर दिखाएं कि ये आखिर मैप क्या कहता है। ये मैप आप देख रहे हैं, इसमें चिकन नेक को देखिए। भारत और बांग्लादेश का ये नक्शा है। इसमें एक चिकन नेक है जो कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है। चिकन नेक क्या है? ये चिकन नेक है। इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है। ये चिकन नेक है, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट है। ये बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। ये पश्चिम बंगाल में है और इसकी चौड़ाई सिर्फ 22 किलोमीटर की है। भारत की सुरक्षा के लिए ये बेहद अहम माना जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों में आयात निर्यात इसी रास्ते से होता है। इस चिकन नेक को समझिए। और जो सबसे बड़ी बात है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो कि ये जो हिस्सा माना जाता है, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर ये रास्ता बाधित हुआ तो पूर्वोत्तर, भारत का पूर्वोत्तर, जिसमें कि 7 राज्य हैं, जिसे नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है, अगर वो इसमें बाधा हुई तो आप ये मान के चलिए कि वो पूर्वोत्तर के राज्य भारत से कट जाएंगे। और यकीन मानिए, चाइना जो रणनीति बना रहा है, पाकिस्तान जो रणनीति बना रहा है, वो इस चिकन नेक को, जो कि 22 किलोमीटर का एक पतला सा कॉरिडोर है जो जोड़ता है पूरा, और ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है भारत को जोड़ता है, आप यकीन मानिए कि चाइना और पाकिस्तान दोनों इसी रणनीति पे काम कर रहे हैं। अब उन्हें एक साथी, अगर जमात इस्लामी की सरकार वहां बन जाती है तो उसे एक साथी और मिल जाएगा, और वो साथी कोई और नहीं बल्कि बांग्लादेश होगा। दोनों कट्टरपंथ देश एक साथ मिल जाएंगे। और ये जो आप नॉर्थ ईस्ट है, आप ये मान के चलिए कि ये नॉर्थ ईस्ट, ये भारत के लिए ये बहुत 22 किलोमीटर का हिस्सा है, जिसे चिकन नेक कहते हैं। ये 7 राज्य जो कि जिन पर की चाइना की नज़र है, पाकिस्तान की नज़र है, और यहाँ पर इस इलाके में, क्योंकि भूटान के एक इलाके में चाइना अपना बेस बना रहा है, यहाँ पर कई सारी गतिविधियाँ उसकी देखी जा रही हैं। इधर बांग्लादेश चूंकि यहाँ पर आ जाता है तो यहाँ पर बांग्लादेश एक्टिव हो जाएगा। ये भारत का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। और हाल के दिनों में जो कि नेपाल जो देख रहे हैं, ये भी खतरे, ये 3 जो रेड आपको लाल रंग के नक्शे से दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों भारत के लिए बड़े संवेदनशील इलाके होने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान की, चाइना की, और अगर जमात की सरकार बन जाती है तो बांग्लादेश भी इस गिरोह में शामिल हो जाएगा, जो कि भारत के लिए बहुत चिंता की बात है। तमाम सारी परिस्थितियों के बीच जो घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, वो घटनाएं वहां से ऐसी आ रही हैं क्योंकि इसकी तस्वीर देखी जा रही है, वहां का घटनाक्रम ऐसा देखा जा रहा है। इसलिए बांग्लादेश में अगर चुनाव होते हैं और वहां पर जमात की सरकार आ जाती है तो ये भारत के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, और इस चुनौती से भारत कैसे निपटेगा ये देखने की बात है। जमात इस्लामी और मोहम्मद यूनिस दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। रहमान पर अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और वो लिख कर देके गए थे कि मैं कभी वापस बांग्लादेश नहीं आऊंगा, इसलिए मुझे माफ किया जाए, उस माफी के साथ उनको बांग्लादेश से जाने दिया गया था। और अगर वो वापस आए हैं भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद, लिख कर देने के बाद, तो आप मानकर चलिए कि इसमें मोहम्मद यूनिस की सहमति है। और अगर इन दोनों की भी गठबंधन की सरकार बनती है तो भी भारत के खिलाफ रणनीति बनेगी, क्योंकि दोनों एक ही सिक्के के